आज की हमारी इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसका ओरिजिन आखिर कहाँ से हुआ है। ये बेसिक सी बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश के जो सारे के सारे एडवोकेट्स हैं वह गवर्न किए जाते हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस के मुताबिक। और इसी एक्ट के प्रोविजंस के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर्स दिया गया है कि वह रूल्स बना सके एडवोकेट्स को गवर्न करने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी इन्हीं शक्तियों का यूज करते हुए फ्रेम किए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। इन रूल्स में टोटल 9 पार्ट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। इन 9 पार्ट्स में से ही 6th पार्ट की हेडिंग है रूल्स गवर्निंग एडवोकेट्स। इस 6th पार्ट को भी डिवाइड किया गया है 4 अलग अलग चैप्टर्स में, जिनमें से जो सेकंड चैप्टर है उसकी हेडिंग है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट, यानी व्यवसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक। यही वह चैप्टर है जहां पर की बात की गई है एक एडवोकेट की अलग अलग ड्यूटीज के बारे में। एक एडवोकेट की अलग अलग ड्यूटीज वाले इस चैप्टर में जो सेक्शन सेकंड है वह बात करता है एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति ड्यूटीज के बारे में। असल में एक एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति जो ड्यूटीज होती हैं उनको जानने के लिए हमें स्टडी करने पड़ेंगे इस सेक्शन सेकंड के टोटल 23 रूल्स, यानी रूल 11 से लेकर के रूल 33 तक के सारे रूल्स। तो आइए जानते हैं इन रूल्स को एक एक करके। इस सेक्शन के पहले जो 3 रूल्स हैं, रूल 11 से लेकर के रूल 13 तक, वह तीनों रिलेटेड हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रीफ से। एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रीफ का मतलब ये हुआ कि जब कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट के पास अपना केस लेकर जाता है और ऐसे में वह एडवोकेट उस क्लाइंट के केस की कोर्ट में पैरवी करना एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे ही कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रीफ। और उसी से रिलेटेड है हमारे पहले तीनों रूल्स। इनमें से रूल 11 ये कहता है कि अगर कोई क्लाइंट एडवोकेट के पास कोई केस या ब्रीफ लेकर जाता है तो एडवोकेट उस ब्रीफ या केस को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य होगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके। कहने का मतलब कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही कोई एडवोकेट केस या ब्रीफ लेने से मना कर सकता है, अदरवाइज यूजुअली तो उसे वह केस एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 12, वह यह कहता है कि अगर किसी एडवोकेट ने एक बार कोई केस ले लिया यानी कोई ब्रीफ एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में वह एडवोकेट उस केस को बिना कोई सफिशिएंट कॉज और बिना कोई सफिशिएंट नोटिस के वापस नहीं लौटा सकता, यानी विड्रॉ नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अगर किसी एडवोकेट ने कोई केस एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद में वह उसको विड्रॉ करना चाहता है तो उसके लिए न केवल उसके पास ऐसा करने का कोई सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, बल्कि ऐसा करने से पहले उसे अपने क्लाइंट को सफिशिएंट नोटिस भी देना होगा। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 13, वो ये कहता है कि एक एडवोकेट को ऐसा कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जिस केस के बारे में उसे ये लगता है कि उस पर्टिकुलर केस में वह एक विटनेस या गवाह हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि एक ही केस में एक ही आदमी एडवोकेट भी बन जाए और विटनेस भी बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जबकि वीडियो के इस स्टेज पर एक एडवोकेट जो है वह एक क्लाइंट का केस एक्सेप्ट कर चुका है तो उसके बाद में एक एडवोकेट की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं अपने क्लाइंट के बारे में, इसी के बारे में बात की गई है अगले 6 रूल में। कहने का मतलब कि अगले 6 रूल्स में हम ये जानेंगे कि एक ब्रीफ एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद में एक एडवोकेट की क्या क्या ड्यूटीज होंगी अपने क्लाइंट के प्रति। तो इस तरह से अगला जो रूल है रूल 14, वो ये कहता है कि जो ही कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट को एंगेज कर लेता है किसी केस के लिए तो इस तरह का एंगेजमेंट होते ही उस एडवोकेट को 2 पर्टिकुलर चीजें अपने क्लाइंट को साफ साफ बता देनी चाहिए। कौन कौन सी 2 पर्टिकुलर चीजें? पहला तो ये कि उस एडवोकेट का उस केस की अपोजिट पार्टी से कोई कनेक्शन है या नहीं, और दूसरा कि उस एडवोकेट का उस केस की कंट्रोवर्सी में खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं। तो ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वह एक एडवोकेट के द्वारा अपने क्लाइंट्स को पूरी तरह से क्लियर कर देने चाहिए केस की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। अब अगला जो रूल है रूल 15, वह एक एडवोकेट का सबसे बड़ा मोरल कंफ्यूजन दूर कर देगा। एक एडवोकेट के लिए सबसे बड़ा मोरल कंफ्यूजन तो यही होता है कि जब उस एडवोकेट को यह पता चल जाए कि उसके क्लाइंट ने ही असल में क्राइम किया है। तो आखिर में इस तरह की सिचुएशन में अपने क्लाइंट को बचाने की पूरी कोशिश एडवोकेट के द्वारा की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इसी का जवाब मिलेगा हमें इस रूल में। असल में रूल 15 ये कहता है कि एक एडवोकेट की ये ड्यूटी होगी कि वह अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट यानी अपने क्लाइंट के हितों की रक्षा करे।
यहाँ तक कि एक एडवोकेट का जो पर्सनल ओपिनियन है अपने क्लाइंट के बारे में, वह चाहे कुछ भी हो, उसके बावजूद भी जो एडवोकेट है वह हमेशा अपने दिमाग में एक ही बात ध्यान में रखेगा कि वह उस कानून के लिए लड़ रहा है जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना एडिक्वेट एविडेंस के कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि एक एडवोकेट केस फाइट करते समय यही बात ध्यान में रखेगा कि हमारा कानून यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त सबूत के बिना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। तो इस तरह से रूल 15 ने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि एक एडवोकेट को अगर ये पता भी चल जाए कि उसके क्लाइंट ने ही क्राइम किया है, तो भी उस एडवोकेट की यही ड्यूटी होगी कि वह अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट करे। इसके बाद अगले रूल यानी रूल 16 में बात की गई है प्रोसिक्यूशन साइड यानी अभियोजन पक्ष के एडवोकेट की ड्यूटी के बारे में। प्रोसिक्यूशन या अभियोजन पक्ष वह पक्ष होता है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वह अक्यूज्ड या आरोपी के अपराध को कोर्ट में साबित करे। तो इस तरह से रूल 16 प्रोसिक्यूशन साइड के एडवोकेट की ड्यूटी के बारे में बात करते हुए यह कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड का एडवोकेट है वह अपने प्रोसिक्यूशन का संचालन इस तरह से करेगा कि किसी भी हालात में किसी इनोसेंट या निर्दोष को सजा ना मिले, फिर चाहे वह इनोसेंट या निर्दोष उसके विरोधी पक्ष में ही क्यों ना हो। कहने का मतलब कि प्रोसिक्यूशन साइड का एडवोकेट कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट नहीं छुपाएगा जिससे कि विरोधी पक्ष की इनोसेंस या बेगुनाही साबित होती हो। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 17, वो ये कहता है कि एक एडवोकेट जो है वह कभी भी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 के प्रोविजंस को वायलेट नहीं करेगा। सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 126 ये कहता है कि एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, उस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को एडवोकेट के द्वारा किसी भी थर्ड पार्टी और यहां तक कि कोर्ट को भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की जो बातचीत होती है, उस बातचीत को एक एडवोकेट किसी भी तीसरे आदमी को नहीं बता सकता जरा सा भी। इसके बाद रूल 18 जो है वो ये कहता है कि एक एडवोकेट कभी भी फोमेंटिंग लिटिगेशन को बढ़ावा नहीं देगा। फोमेंटिंग लिटिगेशन का मतलब होता है जानबूझकर लिटिगेशन को बढ़ावा देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट एडवोकेट के पास आया और उस एडवोकेट को क्लाइंट की बातें सुनते ही ये पता चल गया कि उस क्लाइंट का जो पक्ष है बहुत ही कमजोर है और उसके जीतने की कोई भी संभावना नहीं है कोर्ट में, लेकिन फिर भी वह एडवोकेट उस क्लाइंट को उसका पक्ष बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की बात नहीं बताता है और जानबूझकर उसे केस फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि क्लाइंट को कुछ मिले ना मिले, उस एडवोकेट को जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो जरूर मिल जाए। तो रूल 18 के मुताबिक एक एडवोकेट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद रूल 19 जो है वो ये कहता है कि एक एडवोकेट हमेशा काम करेगा या तो अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पर या फिर अपने क्लाइंट के ऑथोराइज्ड एजेंट के इंस्ट्रक्शन पर। इसके अलावा वह किसी के भी इंस्ट्रक्शन या एडवाइस पर काम नहीं करेगा। अब अगले जो 4 रूल्स हैं, रूल 20 से लेकर के रूल 23 तक के, वहां पर 2 अलग अलग चीजों के बारे में बात की गई है। एक तो एडवोकेट की फीस के बारे में और दूसरा एक एडवोकेट कहां कहां बिड यानी कहां कहां बोली लगा सकता है उससे रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। इन 4 में से जो पहला रूल है रूल 20, वह एडवोकेट की फीस के बारे में बात करते हुए यह कहता है कि एक एडवोकेट इस तरह से अपनी फीस निर्धारित नहीं कर सकता कि ये केस जीत जाने पर तो इतने पैसे लूंगा और ये केस हार जाने पर थोड़ी कम फीस ले लूंगा। कहने का मतलब कि एडवोकेट की फीस जरा सी भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए केस के रिजल्ट पर। और बिल्कुल इसी तरह से कोई भी एडवोकेट जो है वह क्लाइंट को जो पैसा मिलता है केस जीतने के बाद में, उसमें से फीस के तौर पर अपना कोई शेयर भी नहीं रख सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट को जो है 10 लाख रुपए मिले हैं एक केस जीतने के बाद में, तो एडवोकेट जो है वो यहाँ पर ये पहले से निर्धारित करके नहीं रख सकता कि इस 10 लाख का जो 10% है या 20% है वह अपनी फीस के रूप में अपने पास रख लेगा। यानी ऐसा करना एक एडवोकेट के लिए अलाउड नहीं है। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 21, वो ये कहता है कि एक एडवोकेट जो है वह अपना कोई शेयर या हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता किसी भी एक्शनेबल क्लेम में। अब सवाल उठता है कि ये एक्शनेबल क्लेम आखिर क्या होता है? असल में एक्शनेबल क्लेम इस तरह का अधिकार या दावा होता है जिसे कि लागू करवाया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी बैंक जब किसी व्यक्ति को लोन देता है
तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में लोन को रिकवर करने के लिए बैंक के पास जो कोर्ट में जाने का अधिकार होता है उसे ही हम एक्शनेबल क्लेम कह सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बैंक किसी एक्शनेबल क्लेम में लोन रिकवरी का केस जीत जाता है तो उस बैंक का जो एडवोकेट है वो उस जीती हुई राशि का जरा सा भी शेयर क्लेम नहीं कर सकता अपनी फीस के तौर पर या किसी भी दूसरे तरीके से। इसके बाद रूल 22 ये कहता है कि अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनली एंगेज्ड है किसी लीगल प्रोसीडिंग में तो इस तरह की सिचुएशन में उसी लीगल प्रोसीडिंग में अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन में सोल्ड की जाती है तो इस तरह की सोल्ड की जाने वाली प्रॉपर्टी को वह एडवोकेट ना तो परचेज कर सकता है यानी ना तो खरीद सकता है और ना ही उसकी बिड यानी बोली लगा सकता है। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 22A वो ये कहता है कि अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनली एंगेज्ड है किसी केस में तो फिर वह एडवोकेट जो है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी की बोली नहीं लगा सकता या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता जो कि उसी केस का सब्जेक्ट मैटर है। इसके बाद जो रूल 23 है वो ये कहता है कि एक एडवोकेट अपनी पर्सनल लायबिलिटी को फीस के तौर पर एडजस्ट नहीं कर सकता। अब ये पर्सनल लायबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए कि एडवोकेट ने अपनी ही कार से क्लाइंट की कार को टक्कर मार दी तो इस टक्कर से क्लाइंट को होने वाले नुकसान के लिए वह एडवोकेट जो है वो पर्सनली लायबल होगा। तो ये जो पर्सनल लायबिलिटी है उस एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति, उस पर्सनल लायबिलिटी को वह एडवोकेट केस की फीस के तौर पर एडजस्ट नहीं कर सकता अपने क्लाइंट के साथ। इसके बाद रूल 24 ये कहता है कि एक क्लाइंट जो है वह अपने एडवोकेट में जो कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो विश्वास करता है, उस विश्वास का वह एडवोकेट जो है कभी भी गलत फायदा नहीं उठाएगा। यह एक एडवोकेट की ड्यूटी होती है। इसके बाद अगले जो 6 रूल्स हैं रूल 25 से लेकर के रूल 30 तक, वहां पर बात की गई है एक एडवोकेट के द्वारा क्लाइंट से प्राप्त किए गए पैसे के अकाउंट को मेंटेन करने के बारे में। तो इस तरह से इन 6 में से जो पहला रूल है रूल 25 वो ये कहता है कि एक एडवोकेट जब भी अपने क्लाइंट से कोई पैसा प्राप्त करता है तो उस पैसे का जो है उस एडवोकेट को प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना होगा, छोटी से छोटी डिटेल के साथ में। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 26 वो ये कहता है कि जब भी एडवोकेट को कोई भी पैसा प्राप्त होता है अपने क्लाइंट से और उस पैसे की वह एडवोकेट अपने अकाउंट में एंट्री करता है तो उस एंट्री में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि क्लाइंट से प्राप्त किए जाने वाला ये पैसा एडवोकेट की फीस के लिए है या एक्सपेंसेस यानी अन्य खर्चों के लिए है। यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्लाइंट अपने एडवोकेट को एक्सपेंसेस यानी अन्य खर्चों के लिए पैसा देता है तो उस पैसे को वह एडवोकेट जो है अपनी फीस में एडजस्ट नहीं कर सकता जब तक कि वह लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 27 वो ये कहता है कि जब भी कोई भी पैसा क्लाइंट की तरफ से एडवोकेट को प्राप्त होता है तो इस तरह की प्राप्ति या रिसिप्ट की सूचना जल्द से जल्द जो एडवोकेट है वह किसको देगा? अपने क्लाइंट को देगा। इसके बाद अगला जो रूल है रूल 28 वह पूरी तरह से फेवर करता है एडवोकेट को। असल में रूल 28 यह कहता है कि एक बार जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में अगर उस एडवोकेट के पास में क्लाइंट के द्वारा एक्सपेंसेस यानी अन्य खर्चों के लिए दिया हुआ कोई भी पैसा है तो उस पैसे को वह अपने फीस में एडजस्ट कर सकता है। लेकिन कब? जब लीगल प्रोसीडिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है तब। अदरवाइज ये तो मैं आपको पहले ही रूल 26 में बता चुका हूं कि जब तक लीगल प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक एडवोकेट को एक्सपेंसेस यानी अन्य खर्चों के लिए जो भी पैसा क्लाइंट के द्वारा दिया जाता है वह उस पैसे को अपनी फीस में एडजस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद रूल 29 जो है वो ये कहता है कि लीगल प्रोसीडिंग के दौरान अगर क्लाइंट का कोई भी पैसा एडवोकेट के हाथ में आया है तो वह उस पैसे को भी एडजस्ट कर सकता है अपनी फीस में। लेकिन यह आजादी एक एडवोकेट को कब मिलती है? लीगल प्रोसीडिंग पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद ही। ठीक है, अब बात करेंगे रूल 30 की। यह बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह एक एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि वह अपने क्लाइंट द्वारा दिए जाने वाले पैसे का पूरा अकाउंट मेंटेन करेगा छोटी से छोटी डिटेल के साथ। अब क्लाइंट द्वारा दिए जाने वाले पैसे का ये जो अकाउंट है एडवोकेट के पास, इस अकाउंट की कॉपी अगर क्लाइंट अपने एडवोकेट से मांगता है तो ऐसे में एडवोकेट की ये ड्यूटी होगी कि जो कॉपिंग चार्जेज है
वह प्राप्त करने के बाद में वह अकाउंट्स की कॉपी अपने क्लाइंट को उपलब्ध करवा देगा जल्द से जल्द। इसके बाद में अगले जो 2 रूल्स हैं वह रिलेटेड हैं लोन या पैसे उधार देने से। ठीक है, तो इस तरह से जो रूल 31 है वो ये कहता है कि एक क्लाइंट का जितना भी पैसा एडवोकेट के हाथ में है उस पैसे का वह एडवोकेट अपने पर्सनल लोन या पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं करेगा कभी भी। और इसके बाद में अगला जो रूल है रूल 32, वो ये कहता है कि मान लीजिए एक क्लाइंट ने एक एडवोकेट को एंगेज किया है किसी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, तो इस तरह की सिचुएशन में उस एडवोकेट की यह ड्यूटी होगी कि उसी लीगल प्रोसीडिंग के पर्पस के लिए वह कोई भी पैसा उधार नहीं देगा अपने क्लाइंट को। मतलब कि एक एडवोकेट जो है अपने क्लाइंट को पैसा उधार नहीं दे सकता। इसके बाद में बारी आ जाती है इस सेक्शन के या इस वीडियो के सबसे लास्ट रूल की, जो कि है रूल 33। असल में रूल 33 ये कहता है कि अगर कोई एडवोकेट किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से प्लीड कर चुका है, यानी किसी पर्टिकुलर पार्टी की पैरवी कर चुका है, तो फिर ऐसे में उस एडवोकेट की ड्यूटी होगी कि उस पर्टिकुलर पार्टी की जो अपोजिट पार्टी है उस अपोजिट पार्टी के फेवर में वह एडवोकेट ना तो प्लीड करेगा और ना ही उस अपोजिट पार्टी को कोई एडवाइस देगा। इसी के साथ एक एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति जो ड्यूटीज होती हैं वो हो गई हैं कंप्लीट।